पिछले वीडियो में हमने जल प्रदूषण और जल प्रदूषण के नियंत्रण के उपायों के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम मृदा प्रदूषण या सॉइल पोल्यूशन और या लैंड पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। औद्योगिक व घरेलू कचरा, कृषि रसायन, प्रदूषित जल इत्यादि की उपस्थिति के कारण मृदा के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में आए परिवर्तन जो मानव व अन्य जीवों, वनस्पतियों एवं फलों पर विपरीत प्रभाव डाले या भूमि, धरातल और उसकी सुंदरता में कमी लाए, वही भूमि प्रदूषण कहलाता है। अर्थात मृदा के रासायनिक, भौतिक और जैविक गुणों में मानव द्वारा या अन्य जीवों द्वारा जो उनके गुणों में परिवर्तन करने के लिए प्रभाव डाले जाएं, उसे ही भूमि प्रदूषण कहते हैं। मृदा प्रदूषण के स्रोत, सोर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन, तो इसमें सबसे पहले है औद्योगिक अपशिष्ट या इंडस्ट्रियल वेस्टेज। औद्योगिक संयंत्रों से निकले विभिन्न प्रकार के रसायनों का भूमि प्रदूषण में अधिक योगदान है। औद्योगिक अपशिष्टों में विभिन्न प्रकार के विषैले रसायन सम्मिलित किए जाते हैं जो उद्योगों के द्वारा रासायनिक क्रियाओं के पश्चात जो निकलते हैं। दूसरा है कृषि रसायन या एग्रीकल्चर केमिकल्स। कई प्रकार के जैव अनिम्नीकृत रसायन। जैव अनिम्नीकृत रसायन का अर्थ है जिनका अपघटन आसानी से नहीं होता या जो अविघटनीय होते हैं, जैसे डीडीटी, बीएचसी, एल्ड्रीन, हेप्टाक्लोर आदि मृदा को प्रदूषित करने के साथ साथ सागीय फसलों व सब्जियों द्वारा तेजी से अवशोषित होते हैं एवं मनुष्यों व अन्य जीवों पर विषाक्त प्रभाव डालते हैं। तीसरा कारण है मृदा प्रदूषण का घरेलू अपशिष्ट व कचरा। इसमें रसोई घर के गीले कचरों जैसे सब्जियां व फलों के छिलके, पत्ते, ये भी मृदा को प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। अगला है नगरपालिका अपशिष्ट या म्युनिसिपल वेस्टेज। नगरपालिका कचरे के मुख्य घटक दो हैं। पहला है प्रकोप युक्त अपशिष्ट। ऐसे अपशिष्ट जिनकी अति सूक्ष्म मात्रा अत्यंत हानिकारक होती है, जैसे नाभिकीय अपशिष्ट, चिकित्सकीय अपशिष्ट आदि। ऐसे अपशिष्टों का पर्यावरणीय मानक नहीं होता। दूसरा अपशिष्ट आता है म्युनिसिपल वेस्टेज के अंतर्गत प्रकोप रहित अपशिष्ट। ऐसे अपशिष्ट जिनकी एक सीमा से अधिक सांद्रता हानिकारक होती है, जैसे विषाक्त रसायन, धातुएं आदि। इनके निर्धारित पर्यावरणीय मानक होते हैं। नेक्स्ट है खनन या माइनिंग की क्रिया। तो खनन प्रक्रिया में भारी धातुएं या खनन प्रक्रिया में ऊपरी मृदा में टॉप सॉइल व अवमृदा या सब सॉइल इनकी वजह से, खनन की वजह से नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी पदार्थ। पर्यावरण, परमाणु परीक्षण, नाभिकीय विस्फोट, नाभिकीय संयंत्रों आदि से निकलने वाले रेडियोधर्मी पदार्थ मृदा में मिल जाते हैं। इनसे निकलने वाली अल्फा, बीटा और गामा किरणें अत्यधिक हानिकारक होती हैं। भूमि प्रदूषण का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ सॉइल पोल्यूशन। तो भूमि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है ठोस कचरे व अपशिष्टों का उपयुक्त निपटान। तो किसी स्थान विशेष पर कचरा पात्र या कूड़ादान होने चाहिए। कचरों व अपशिष्टों के निपटान हेतु निपटान स्थलों का चुनाव सुनियोजित एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करना चाहिए। यानी कचरा दानों या कूड़ेदानों में जो जिस भी
कचरे को डाला जाता है तो अलग अलग कचरे को जैव निम्नीकृत व अनिम्नीकृत कचरे का जो अपघटन किया जाएगा वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या उनकी जो उपयुक्त विधियां हैं उसी के अनुसार उनका अपघटन किया जाना चाहिए। दूसरी जो नियंत्रण का उपाय है वो है पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग। तो इसमें ठोस कचरे जैसे प्लास्टिक, कांच की बोतलें या कांच के अन्य सामान, टेन, एल्यूमीनियम, जिनका अपघटन आसानी से नहीं होता, उनका पुनर्चक्रण करके इन्हें पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि भूमि में रेडियोधर्मी पदार्थों के अवांछित प्रवेश को कम करने के लिए परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध होना चाहिए। यानी परमाणु परीक्षणों के द्वारा उनसे निकलने वाले रेडियोधर्मी पदार्थ वो भूमि के अंदर या मिट्टी के अंदर प्रवेश करके उस मृदा को प्रदूषित करने का कार्य करते हैं, तो इनके परीक्षणों पर या अनावश्यक परीक्षणों पर प्रतिबंध होना चाहिए। नेक्स्ट है कृषि में रासायनिक उर्वरकों व विषाक्त रसायनों जैसे कीटनाशी, पीड़कनाशी या कवकनाशी आदि का प्रयोग कम से कम ही करना चाहिए। जहाँ अत्यधिक आवश्यकता हो वहीं इनका प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा अधिक मात्रा में अगर इनका उपयोग किया जाए तो ये मृदा को प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है कि कचरे का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन में भी किया जा सकता है। जैसे विकसित देशों में अमेरिका, जापान, जर्मनी आदि कचरे से ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं। भारत में इस तरह का पहला संयंत्र केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी शोध संस्थान ने दुर्गापुर में स्थापित किया है। नेक्स्ट है कि ऐसे अपशिष्ट जिसमें पशुओं के मलमूत्र, पत्तियां, खरपतवार आदि का पर्याप्त भाग होता है, इनको उपयुक्त स्थान पर बने गड्ढों में एकत्रित करके इनका वैज्ञानिक विधियों द्वारा खाद उत्पादन कर इनका उपयोग खेती में करना चाहिए। धन्यवाद।